Good morning, students. Welcome to all of you in our live section. Good morning, Pratika. Good morning, everyone. Good morning. Yes, students. समझ में आ रहे हैं आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? जुड़ रहे हो ना आप इस चैप्टर के साथ? एक बार वॉइस का आप लोग मुझे इंडिकेशन दे दो, वॉइस सही है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम। क्लियर है? ओके से, थैंक यू। ओके, देखो केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट में हम काफी सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। काफी कुछ हमारा बेसिक यहाँ पर क्लियर हुआ है। उसके बाद हम धीरे धीरे बेसिक से हम एक्चुअल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। केमिस्ट्री से हम जुड़ रहे हैं इस चैप्टर के साथ। काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है ये हमारा, काफी सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होते हैं। काफी बेनिफिशियल ये चैप्टर आपके लिए रहेगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ते हो, इसके साथ जुड़े रहते हो, हर एक कंसेप्ट को आप समझ के अलग अलग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते हो। क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे आपके सामने नया टॉपिक आता है, कोई नई कंसेप्ट आती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करते हैं। आज उसी तरह की एक नई कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। क्लास का टाइम हो चुका है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज और ध्यान में रखो आप लोग कि आप टीचमेंट के साथ जुड़े हुए हो, तो आप ये ना सोचो कि सिर्फ आप एग्जाम देने के लिए जुड़े हो, आपका FA1 होगा आप उसके हिसाब से जुड़े हो, या जो भी एग्जाम होगा आपका टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना कंप्लीट लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। आप ही के लिए ये लाइव सेशन चलाया जा रहा है। जैसे कि मैं देख सकती हूँ स्क्रीन पर 83 स्टूडेंट्स टीचमेंट क्लासरूम में ऐड है मेरे साथ, बट अभी तक देखो 34 ही जुड़े हैं। और आपको अपने पूरा 100% देना है, आपको अटेंड करना है। सिर्फ आप ही के लिए ही क्लासेस चलाई जा रही है, आप ही को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा नया कंसेप्ट है वो एक नया कंसेप्चुअल टर्म है, स्टोइचियोमेट्री। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखो, कहीं तो स्टोइकियोमेट्री होता है, कहीं स्टोइचियोमेट्री है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके सही है। आई प्रोनाउंस इट एज स्टोइचियोमेट्री। मैं इसको स्टोइचियोमेट्री से प्रोनाउंस करती हूँ, आप स्टोइकियोमेट्री भी कह सकते हो, दोनों टर्म इसके सही माने जाते। पहले की क्लास नहीं ली हितेश, पहले की क्लासेस आपने नहीं ली, तो देखो आप ग्रुप में तो जुड़े हुए हो ना, जो क्वेरी ग्रुप है आपका। FA1 जुलाई में या जब भी आप होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी आप पढ़ते चलो। तो देखो हितेश, अगर आपके पास आपके और नोट्स नहीं है तो वो नोट्स आप अरेंज कर लो। आपके जो क्लासमेट्स हैं, अगर आपके पास किसी का नंबर नहीं है या आप किसी से नहीं बोल पा रहे हो, तो मैं अरेंज करवा दूंगी, आप एक बार मुझे बोल देना, ठीक है। आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो दोस्त हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनसे ले सकते हो। ओके, ठीक है, मैं बोल दूंगी स्टूडेंट्स को। वो ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है जिसका कंप्लीट वर्क है, मोस्ट ऑफ बच्चे अपना वर्क सेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट का कंप्लीट है। जितने बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ पोस्ट ट्रीटमेंट पर, उन सबका वर्क आता है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोइचियोमेट्री। देखो स्टोइचियोमेट्री एक केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो डील करती है, किसके साथ डील करती है, जो भी आपके जो किसी रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, यानी क्वांटिटी वाइज वो कितना आपने रिएजेंट लिया था, कितना प्रोडक्ट आपका बना है, उसका मास, उसका वॉल्यूम, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है।
यस, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वेरी गुड कृतिका। ठीक है, क्वांटिटेटिवली कैसे रिलेट है आपका रिएक्टेंट कितना लिया था आपने, रिएक्टेंट कितना आपका प्रोडक्ट बना है, तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसे स्टोइशियोमेट्री कहते हैं, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टोइशियोमेट्री के बारे में। सबसे पहले देखो, स्टोइशियोमेट्री जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ये एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट है स्टोइशियोन, सेकंड है मैट्रोन। स्टोइशियोन यानी आप कह सकते हो जो भी आपका एलिमेंट है, ग्रीक लैंग्वेज में एलिमेंट को स्टोइशियोन कहते हैं, और मैट्रोन आप कह सकते हो उसका मेजरमेंट। समझ में आती है ना ये चीज? तो इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं जब हम इसकी वर्ड डिटेल देखते हैं स्टोइशियोमेट्री की, तो हमें समझ में आता है कि जो एलिमेंट है, जो भी आपका मटेरियल है जो आप रिएक्शन में यूज कर रहे हो, उसका मेजरमेंट किया जाता है केमिस्ट्री की इस ब्रांच में, स्टोइशियोमेट्री में। तो हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं। यस, मैट्रोन और मेजरमेंट, गुड स्टूडेंट। तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर। It deals with the quantitative measurement of reactants and products involved in a chemical reaction. तो स्टोइशियोमेट्री आप जब भी बात करोगे तो आप एक केमिकल रिएक्शन देख रहे होगे, उस केमिकल रिएक्शन में आप इस तरह से रिलेट करोगे कि उस केमिकल रिएक्शन में आपका कितना रिएक्टेंट लिया था आपने, आपको कितना प्रोडक्ट मिला है। तो ये सारा क्वांटिटेटिव रिलेशन आप जब देखते हो तो आप किसकी बात कर रहे होते हो? स्टोइशियोमेट्री की बात कर रहे होते हो। समझ में आया स्टूडेंट? तो स्टोइशियोमेट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो डील करती है विद द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज हमारी क्लियर होती है कि स्टोइशियोमेट्री एक्चुअल में है क्या। एक बार देखो क्वांटिटेटिव रिलेशन में आपको क्या देखना होगा कि अगर आपने मान लो कोई सॉलिड लिया है तो आप मास देखोगे, कोई लिक्विड लिया है, गैस लिया है तो आप वॉल्यूम देखोगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो स्टोइशियोमेट्री है ये डील करती है मास और वॉल्यूम। किसका मास और वॉल्यूम? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यानी आपने रिएक्टेंट कितना लिया, उसका कितना मास था, कितना वॉल्यूम था, फिर आपको प्रोडक्ट कितने वॉल्यूम में मिला, तो उन सबके साथ डील करती है। तो हम यहाँ पर और अच्छे से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री deals with the mass and volume of reactant and product involved in a chemical reaction. विजिबल है वहां तक सभी को? तो देखो हम बहुत अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पर हम डील करते हैं किसके साथ। आपने देख लिया कि आपको स्टोइशियोमेट्री में क्वांटिटेटिव रिलेशन देखना है, क्वांटिटेटिव रिलेशन देखना है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अब कैसे देखोगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन? तो उसके लिए आपको मास
और वॉल्यूम देखना होगा। या तो अगर मास वाइज अवेलेबल है आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो आप मास उनका कंपेयर कर लोगे, रिलेशन देखोगे उनके मास के बीच में। अगर वॉल्यूम वाइज अवेलेबल है तो उनके वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखोगे। तो इस तरह से हमारा जो कंसेप्चुअल टर्म है स्टोइशियोमेट्री वो क्लियर होता है। आप कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जैसे कि हमारे जनरली एग्जाम में आते हैं स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड। तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर रहे हो तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? अब स्टोइशियोमेट्री को समझने के बाद एक टर्म आता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आप किस तरह से बैलेंस करते हो रिएक्शन को? उनके आगे पर्टिकुलर नंबर्स लगाकर। यस कृतिका, राइट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नंबर हैं जो किसी बैलेंस्ड रिएक्शन में पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखे हुए होते हैं, उन्हें स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अमोनिया वाली रिएक्शन का एग्जांपल लिया था जिसमें अमोनिया के कितने, नाइट्रोजन के कितने मोल इन्वॉल्व हो रहे थे, अमोनिया के कितने बन रहे थे। तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिखे हुए हैं वही स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर होता है ये? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? Stoichiometric coefficients are the number of molecules that are number of molecules of reactant and product that are present in a balanced chemical reaction. Number of molecules of reactant and product ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। अब कहां से आएंगे वो देखेंगे हम। दैट आर प्रेजेंट in the balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction. ओके, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, वही सिंपल से एग्जांपल है आपका N2 plus 3H2. It is giving you 2 moles of ammonia. तो यहाँ जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ N2 के आगे हम 1 मानेंगे, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। अब ये तो आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गए। अब इसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इन्हीं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के इतने मॉल इन्वॉल्व हुए तो अमोनिया के कितने मॉल बनेंगे। तो उसके लिए आपको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के और अमोनिया के मॉल जो इन्वॉल्व है इस केमिकल रिएक्शन में, उनके बीच में रिलेशन क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन का और 2 मोल अमोनिया के, यानी 1:2 का रिलेशन है। 1 मोल नाइट्रोजन का लेते हो आप, हम यहाँ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अमोनिया बनाने के लिए ऑब्वियसली नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी चाहिए, बट यहाँ हम रिलेशन देख रहे हैं, नाइट्रोजन और अमोनिया की स्टोइशियोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन का 1 मोल ले रहे हो तो आपको अमोनिया के 2 मोल मिल रहे हैं। नाइट्रोजन के 2 मोल लोगे तो अमोनिया के 4 मोल मिलेंगे। तो 1:2 का रिलेशन है यहाँ पर। तो उसी रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे मास पूछ सकते हैं, जैसे आप कहोगे यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन के एक एटम के लिए मास कितना मानकर चलते हो आप? 14। तो यहाँ पर N2 है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन
is giving how many grams of ammonia? देखो अमोनिया के लिए 2, ठीक है, 2 into एक नाइट्रोजन के लिए 14 आता है, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, और 3 नाइट्रोजन के लिए 3 आ गया, तो टोटल हमारे पास 34 ग्राम, कितना 34 ग्राम अमोनिया मिल रहा है हमें, ठीक है। इस तरह से रिलेशन पूछा जाता है। और यस, और उसके बाद आपसे पूछ सकता है, ये ठीक है आपको बैलेंस करना आया रिएक्शन को, आपने बैलेंस किया रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन आपके पास है। अब आपसे पूछेंगे कि अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन में नाइट्रोजन के मान लो इन्होंने 28 ग्राम से यहाँ पर आपको 34 ग्राम मिल रहे हैं, यहाँ आपको हाफ मोल करके दे सकते हैं। ये बोल देंगे कि बता दो, और 28 का अगर आपने हाफ किया तो आपके पास जैसे अगर आप इसको हाफ करते हो तो 14 आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ बोल देते हैं कि 14 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया मिलेगा, तो 1:2 का रिलेशन है। इसको हाफ किया तो ये इसके 1 मोल मिलेंगे, यानी इसका 34 से आप इसको 17 पर ले आओ, ये 17 ग्राम मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन देखो, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्या फॉर्मूला है मीथेन के लिए? CH4। If 15 gram of methane is burned, it's burned, find the mass of CO. Find the mass of CO2 formed. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। आपको मीथेन के बारे में बोला है, ठीक है, CH4 है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन, सभी जानते हैं। मीथेन को बर्न करोगे तो सबसे पहले एक कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ, आपको ये पता होगा, आप 9th 10th में पढ़ते हो कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली बर्न होगा, तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो आपको क्या क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, वाटर बनेगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल में क्या पूछा गया, उसका हमें आंसर कैसे देना है। तो यहाँ देखो, CH4 आपने लिखा, बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्न होने के बाद कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जलने के बाद आपको क्या देता है? CO2 देता है प्लस वाटर। क्लियर? अब यहां देख लो आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। कैसे बैलेंस करोगे? कार्बन कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन देखो 4 है यहाँ पर, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पर 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते हो। अब नंबर आता है ऑक्सीजन का, रिएक्टेंट साइड पर 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 तो 4 है, तो आप यहाँ भी 4 कर दोगे इस तरह से। ऐसे ही बैलेंस करते हो ना, ठीक है। और आप ऑर्गेनिक में और अच्छे से इनको बैलेंस करना सीखोगे। आपको 2 मेथड आपको बताए जाएंगे रिएक्शन बैलेंस करने के। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, बैलेंस कर लिया इसको हमने। अब जब भी आपसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना होता है। किया आपने रिएक्शन को बैलेंस, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो आपसे किस किस के बीच में रिलेशन पूछा है? CH4 और CO2 के बीच में। तो बैलेंस रिएक्शन में देखो क्या उनके बीच में रिलेशन है, आप उनकी स्टोइचियोमेट्री डिस्कस करो। यहाँ पर CH4 का 1 मोल नजर आ रहा है आपको, और CO2 का भी 1 मोल नजर आ रहा है, यानी कि 1 मोल CH4 is giving 1 मोल CO2। यही समझ में आ रहा है ना, 1:1 का रिलेशन है, इसका 1 मोल लिया तो रिएक्शन में इसका भी CO2 का भी 1 ही मोल बना है। यस, 1:1।
अब उसके बाद यहाँ पर ग्राम्स दिया, यहाँ पर मास बाय मास रिलेशन देखना है आपको कि CH4 का इतना ग्राम तो CO2 का कितना ग्राम बन रहा है। तो 1 मोल में CH4 के कितने, इसका मोलर मास अगर देखो कितने ग्राम है इसके, 12 + 4, यही है ना, यानी कि आप लिख सकते हो 16 ग्राम CH4 इज गिविंग हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। CO2 का 1 मोल बन रहा है, इसका मोलर मास, ग्राम में इसका मास देख लो। CO2 कार्बन के लिए 12 लिखते हो, ऑक्सीजन के लिए 16 लिखते हो। 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है 32 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस, वेरी गुड सलोनी, नैन्सी, संयम, वेरी गुड। 44 ग्राम ऑफ CO2 का मोलर मास आ गया यहाँ पर। तो 1 मोल में अगर आपने देखा कि CH4 के इतने ग्राम थे, CO2 के इतने ग्राम है। अब मास वाइज इनका रिलेशन देखो कि 16 ग्राम आपको 44 ग्राम CO2 दे रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, कितने ग्राम जला रहे हैं CH4, 16 ग्राम ही जला रहे हैं, तो हमने भी 16 ग्राम देखा, यानी 1 मोल ही जला रहे हैं। तो हमारी ये वाली रिएक्शन इस तरह से समझ में आई ये चीज। तो 1 मोल में 16 ग्राम है, वही 16 ग्राम हमने यहाँ पर लिए, तो 16 ग्राम बर्न होने के बाद कितनी CO2 बनेगी, 1 मोल ही बनेगी, तो वही 1 मोल है, यानी कि 44 ग्राम CO2 आपको मिलेगी। तो इस तरह से रिलेशन हम देखते हैं, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तो मास बाय मास रिलेशन है कि रिएक्टेंट का इतना मास था और प्रोडक्ट का कितना मास बनेगा। अब वॉल्यूम वाइज इनका रिलेशन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। डन स्टूडेंट? एक टर्म आती है, ध्यान रखना, STP, सुना होगा सभी ने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां नोट लगाकर लिखेंगे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और क्या होता है स्टैंडर्ड प्रेशर? तो देखो STP पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है आपका वो तो 273 केल्विन होता है, रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है, और जो प्रेशर है वो 188 होता है। तो STP आते ही आप समझ जाओगे। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि एक STP 1 मोल ऑफ ईच गैस की बात हो रही है कि STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर अगर आपने अप्लाई किया है, कोई गैस है जिसका 1 मोल है आपके पास उस स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उस 1 मोल में ये नॉर्मल टेम्परेचर, ओके, तो इस 1 मोल में उस गैस का ईच गैस कंटेन 22.4 लीटर। ये चीज ध्यान में रखोगे कि अगर आपको STP बोल दिया क्वेश्चन में और उस STP पर अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पर अगर कोई गैस है आपके पास है, उसका वो रिएक्टेंट की फॉर्म में है या प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो उस गैस का 1 मोल कितने लीटर कैरी करेगा, 22.4 लीटर कैरी करेगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होगा 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है रिएक्शंस के लिए। और स्टैंडर्ड प्रेशर आपका होगा 188। क्लियर स्टूडेंट? यस पीयू, यस अक्षिता, 22.4 लीटर। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ओके,
क्वेश्चन लिखो पहले। Find the volume of CO2 given by 50 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब भी इसे डिकम्पोज किया जाता है तो आपको CO2 मिलता है। तो उसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज होगा, आपको कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस CO2 देगा। अब जो स्टोइचियोमेट्री, जो रिलेशन आपको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। आप यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड को अवॉइड करोगे यहाँ पर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले हमें ग्राम्स में बता रहा है, तो हम सबसे पहले इसके ग्राम्स ले लेते हैं। CO2 गैस है तो उसका हमें वॉल्यूम पूछ रहा है तो उसको हम लीटर में देखेंगे, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर आप 1 मोल और CO2 का 1 मोल ही बन रहा है। रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, ओके। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से डिकम्पोज होता है तो 1 मोल CO2 मिलती है, ओके। 1:1 का रिलेशन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में आपको कितने ग्राम मिलते हैं? कैल्शियम के लिए आप कितना लेते हैं एटॉमिक मास? 40। कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन है 50। सो टोटल हमारे पास हो जाना है ठीक है। आपको CO2 के लिए आपने 44 निकाला था अभी, ये 44 ग्राम। एक सेकेंड, 52 और 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम पर मोल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में आपको 100 ग्राम मिलते हैं। तो इस 100 ग्राम से आपको 44 ग्राम, या आप कह सकते हो 44 लीटर आपको CO2 मिल रही है। समझ में आ रही है जी? तो 1 मोल है, आप सॉरी 44 ग्राम नहीं लिखोगे यहाँ पर, आप 1 मोल लीटर में पूछ रहा है तो आप लिखोगे यहाँ पर 22.4 लीटर। ये कंसेप्ट क्लियर करना। अगर आपको गैस देता है तो वॉल्यूम में पूछेगा तो आपको वॉल्यूम वाइज लिखना है, और अगर मास वाइज पूछता है गैस के लिए तो आप मास उसका बता ही सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। CO2 का हमने 44 निकाला था, बट यहाँ हमसे CO2 का वॉल्यूम पूछा है। क्वेश्चन में साफ क्लियर है कि वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो उसी को लेके आगे प्रोसीड करेंगे कि आपको 100 ग्राम 22.4 लीटर CO2 दे रहा है। यहाँ पर जस्ट हाफ कर दिया, 50 ग्राम कर दिया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, है ना। 1:1 का रिलेशन है। तो हम कहेंगे तो 50 ग्राम विल प्रोवाइड, कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर फ्लूइड। इस तरह से लीटर बेस्ड या वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। आप मास वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। 11.2 लीटर यहाँ मिलेगा। कैसे मिला? वो चीज है, कोई भी रिएक्शन है, टेम्परेचर नहीं दिया आपको तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन ही अपनी अप्लाई करोगे। नहीं दिया आपको टेम्परेचर तो आपको मानना है कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। स्टैंडर्ड कंडीशन हमें पता है, उस स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई भी गैस ले लो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर रिलेशन निकाला है। तो इस तरह से स्टोइचियोमेट्री और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। आई होप स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब एक नया कंसेप्ट आज हम यहाँ पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हैव यू टेकन स्टूडेंट? ऑल ऑफ यू हैव नोट इट डाउन? टीचमेंट पर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं मिलती? देखो, रिकॉर्डेड आपके लिए ना
लाइव सेशन चलाया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल स्कूल की तरह, भी हम स्टूडेंट हैं, काम हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जिस तरह आप रेगुलर अपनी क्लासेस ज्वाइन करते हो, स्कूल आते हो, तो ये भी आपका स्कूल ही है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लाइव में ही अपना देखना है, सारा आपको समझना है, लाइव सेशन आपके लिए ही चलाया जा रहा है। और बात नोट्स की है, तो नोट्स आप अपने स्टूडेंट्स से, अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनसे ले सकते हो। सभी ने नोट डाउन किया? अब आगे चलते हैं, एक नया कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, लिमिटिंग रिएजेंट इसे हम नाम देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट क्या है? आपके रिएक्टेंट हैं जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट नेम इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ लिमिटेड है, ये रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट ही रिएजेंट कहलाते हैं। तो वो रिएक्टेंट जो कि लिमिट में अवेलेबल है, यानी कि वो खत्म हो चुका है, आपकी रिएक्शन अभी चल रही थी, आपके पास दूसरा रिएक्टेंट था, वो एक्सेस में था, बट जो लिमिटेड रिएक्टेंट है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो उससे अब आप आगे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। यस, विच इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट। लेजर से मतलब आप लिमिटेड कह सकते हो, लेजर नहीं कह सकते हम, लिमिटेड अमाउंट में होता है, उसकी लिमिट होती है। लेजर अमाउंट तो हो सकता है कि अपने मास के अकॉर्डिंग उसका मास ज्यादा हो तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा उसका, वो लेजर नहीं कहेंगे, हम लिमिटेड अमाउंट कहेंगे। तो वो रिएक्टेंट जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसके अलावा लिमिटेड कर देता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को भी स्टॉप कर देता है। एक हम सिंपल सा अपना डेली रूटीन का एक एग्जांपल लेंगे, फिर बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो एक बार लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिख लो। लिमिटिंग रिएजेंट is the reactant that consumes completely during the reaction and limit the amount of product। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट हैं जो कि कंज्यूम हो जाते हैं कंप्लीटली कंज्यूम कब होंगे? जब उनका लिमिटेड अमाउंट था, कंप्लीटली कंज्यूम हो गए ड्यूरिंग द रिएक्शन के ड्यूरेशन में, एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और बनने वाले प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है। अब हम बना नहीं पा रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे चाय बनाने का, फिर उससे हम समझते हैं। तो इसे नोट डाउन करो। Okay, have you noted down the definition of limiting reagent, student? Okay, तो यहाँ हम टी फॉर्मेशन चाय बनाने का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उससे समझते हैं हम। ओके स्टूडेंट, गुड। यहाँ देखो, जैसे कि आपके पास रिक्वायरमेंट है, फॉर टी मेकिंग। चाय बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए? मिल्क चाहिए 1 कप, ओके, प्लस शुगर चाहिए, मान के चलते हैं कि शुगर आपको चाहिए 50 ग्राम। तो उससे आपकी टी बनेगी 1 कप।
ये 1 कप टी फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। रिएक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन को कैसे समझते हैं वो बाद में समझेंगे। पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट देखो कि आपको 1 कप मिल्क चाहिए, 50 ग्राम शुगर चाहिए और क्या बनाना है आपको, 1 कप टी बनाना। ओके, ये रिक्वायरमेंट है। बट आपके पास अवेलेबल क्या है, क्या अवेलेबल है आपके पास? आपके पास 1 कप मिल्क तो है। ओके, शुगर कितनी आ गई आपके पास, 100 ग्राम आ गई। तो अब आप समझ रहे हो कि मेरे पास चाय ज्यादा बन जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, क्या कंडीशन थी, कप 1 कप दूध चाहिए था आपको, 50 ग्राम शुगर, आपके पास 1 कप टी हो रही थी। क्लियर, यहाँ पर 1 कप आपका मिल्क है, शुगर ज्यादा हो गई। ओके, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आपकी चाय कितनी बनेगी, 1 कप ही बनेगी, क्योंकि मिल्क भी तो चाहिए ना। मिल्क तो फिनिश हो चुका है, लिमिटेड अमाउंट में था मिल्क, समझ में आ रही है चीज। तो फिर आप दूसरे रिएक्टेंट के कितने भी अमाउंट बढ़ा लो, जब एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है 1 कप दूध, तो अब आपका 1 कप से ज्यादा चाय आपकी नहीं बन सकती है। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। फिर चाहे दूसरा रिएजेंट आपके पास इतने ज्यादा अमाउंट में था, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास एक रिएजेंट लिमिटेड था, वो कंज्यूम हो चुका है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, आपका प्रोडक्ट आगे बन नहीं पाता है। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट की कंसेप्ट समझते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ एक बार, लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ? Have you taken a screenshot, student? Yes, ma'am. How will you define limiting reagent? Okay, Dipender, thank you. Okay, very good. अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो। आज आपकी क्लास हो गई, अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की, आपकी सैटरडे का टर्न है। ओके, अगर देखो कोई करेक्शन होता है सैटरडे को, हो सकता है मैं आपकी क्लास ना लूं, और अगर हो गया करेक्शन तो मैं आपकी कल क्लास लूंगी फ्राइडे को, ठीक इसी टाइम पर 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अगर ऐसा है, वैसे तो हमारा टाइम टेबल वही है सैटरडे वाला, अगर ऐसा है कि आपकी क्लास मुझे कल लेनी पड़ी क्योंकि सैटरडे मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कल 8 बजे फिर ठीक है ज्वाइन कर लेना। अगर होता है, ठीक है, एक बार मैं बात करूंगी, अगर ऐसा होता है अगर फ्राइडे को आपकी क्लास ले लें, सैटरडे को ना लेकर सिर्फ कल के लिए, तो मैं टीचमेंट पर भी करेक्शन कर दूंगी टाइम टेबल में, सिर्फ कल के लिए होगा ये चीज। ओके, और उसके अलावा आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां भी इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, अगर होता है कुछ करेक्शन तो ही मैं इन्फॉर्म करूंगी, अदरवाइज आपकी क्लास वही सैटरडे को। यस, एग्जाम्पल किसे नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बता रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है। सबसे पहले तो ध्यान में देना कि लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। तो दूसरा रिएक्शन फिर चाहे कितने भी अमाउंट में हो, जब एक रिएक्शन कंज्यूम हो गया तो आप प्रोडक्ट आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो इस तरह हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। तो यहीं पर हमने एग्जांपल देखा कि हमें 1 कप चाय बनानी है, 1 कप टी बनानी है, तो आपको 1 कप दूध चाहिए और 50 ग्राम शुगर चाहिए। ओके, आपकी 1 कप चाय बन जाएगी। अब आपने देखा आपके घर में, आपने देखा कि 1 कप दूध तो था और शुगर 100 ग्राम थी, तो आपने कहा चलो ज्यादा चाय बना लेते हैं ना, 1 कप नहीं हम ज्यादा बना लेते क्योंकि शुगर हमारे पास है। बट लिमिटेड हो गया, आपके पास दूध कितना था, 1 कप ही था। आप कितनी भी शुगर ले लो, अगर दूध उस रेशो में नहीं है तो आप चाय नहीं बना सकते हो, ज्यादा चाय नहीं बना सकते। तो यहाँ आपको रुकना पड़ा, इसकी वजह से आपकी प्रोसेस जो है वो लिमिट हो गई। तो इससे आपने लिमिटिंग रिएजेंट कहा। यहाँ पर दूध क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। इसे रिएक्शन के एग्जाम्पल से हम अदर सब्जेक्ट नहीं चलो नहीं, किसी सब्जेक्ट में कोई करेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। क्लियर है ना स्टूडेंट?
वैसे तो सैटरडे को ही होगी क्लास, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फ्राइडे को मैं कल ले लूंगी आपकी क्लास सैटरडे की जगह, ओके, ताकि आपका लॉस ना हो। और इसी टाइम पर 8 बजे अगर होता है तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर मुझे कल क्लास लेनी है तो आप सब अपना नोटिफिकेशन दे देना कि आपको मिल गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सारी क्लासेस आपकी वही टाइम पर चलेंगी। सो आई होप लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ। 2 नए कंसेप्ट आज हमने पढ़े, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए देखो, आपको कुछ रिएक्शन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये लिमिटिंग अमाउंट में है, बताओ इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछते हैं। तो या फिर आपसे रिएक्शन ही दे देते हैं लिखी हुई और बताएं, पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैसे पहचानोगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। वो ट्रिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो अभी हितेश, आप हितेश से नहीं, आप अपने आज के नोट्स दिखाओ अगर आपने लिखा है तो। यस हितेश, फर्स्ट yes Hitesh, show me your notes. Today you have not down about stoichiometry. Very good, very good, good. Kapil, now next turn Kapil. Kapil, you have to show your notes for today. First, yes, show me your notes. Today you have write down about? Yes, very good. Good, very good. Yes. Okay, next Meenal. Meenal, show me your notes. Yes, आपके notes Meenal. Yes, yes, very good. Good, very good. Depends. Show me your today's work. What you have write down? Your work. Clear नहीं दिख रहा, stoichiometry. Okay, good, good, very good. Zareen, now Zareen, it's your turn. क्लियर शो नहीं हो रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, वेरी गुड। तो आज के लिए एनफ है, ओके, हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।